अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि लिंग्विस्टिक्स में एक बहुत ही अहम टॉपिक है। लिंग्विस्टिक्स की वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेज हैं, लेकिन वो वाली ब्रांचेज जो कि किसी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के साथ डील करती हैं और उस लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के बारे में डीप स्टडी करती हैं, उन ब्रांचेस को लिंग्विस्टिक्स की इंटरनल ब्रांचेस बोला जाता है और उन्हें ही हम एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो आज हम इन्हीं एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे कि आखिर जब हम किसी से कोई बात करते हैं तो किस तरह से लैंग्वेज के मुख्तलिफ एलिमेंट्स मिलकर हमारी बात को एक कंप्लीट शक्ल देते हैं और हमारी बात अगले को अच्छे से समझ में आ जाती है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई एम सिमाब शिराजी एंड इन दिस वीडियो वी विल गेट एन ओवरव्यू ऑफ एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज। सबसे पहला एलिमेंट है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स में बेसिकली किसी भी ज़ुबान में मौजूद जितने भी लेटर्स या उस ज़ुबान की जितनी भी आवाज़ें होती हैं उनको उनकी फ़िज़िकल फॉर्म में स्टडी किया जाता है। फ़िज़िकल फॉर्म में स्टडी करने का मतलब ये है कि अगर इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं तो उन 26 लेटर्स की कितनी और कौन कौन सी मुख्तलिफ आवाज़ें हैं और वो आवाज़ें किस तरह से निकलती हैं, यानी कि वो आवाज़ें निकालने में हमारे होंठ, हमारी ज़ुबान और हमारे फेफड़े क्या किरदार अदा करते हैं। मसलन पी को प्रोनाउंस करते वक्त हमें अपने दोनों होठों को जोड़ना पड़ता है और फिर एक हल्की सी हवा के साथ ज़ोर देकर उनको खोलते हैं, तब जाके पी प्रोनाउंस होता है। इसके अलावा टी को प्रोनाउंस करते वक्त हमें अपनी ज़ुबान को तालू के साथ लगाकर एक झटके के साथ छोड़ना पड़ता है, तब जाके टी का लेटर प्रोनाउंस होता है। P T तो किसी ज़ुबान में मौजूद जितने भी लेटर्स होते हैं और उन लेटर्स के साथ जितनी भी आवाज़ें मुंसलिक होती हैं, फोनेटिक्स में उनको इसी तरह से फ़िज़िकल फॉर्म में स्टडी किया जाता है कि ये आवाज़ें किस तरह से निकलती हैं। दूसरे नंबर पे आती है फोनोलॉजी। तो लिंग्विस्टिक्स की इस ब्रांच या इस एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज में क्या होता है कि यहाँ पे किसी भी लैंग्वेज के जितने भी लेटर्स होते हैं, यानी उस लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स, तो उनको फोनेटिक्स की तरह उनकी फ़िज़िकल फॉर्म में स्टडी करने की बजाय उनको उनकी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में स्टडी किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में स्टडी करने का मतलब अब ये है कि इस फील्ड में ये नहीं देखा जाता कि लेटर्स को प्रोनाउंस किस तरीके से किया जाता है। इसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि इंग्लिश में अगर 26 लेटर्स हैं तो उन लेटर्स से किस किस्म की कितनी आवाज़ें निकलती हैं और उनकी मदद से हम किस तरह से वर्ड्स को तरतीब दे सकते हैं। यानी कि सिंपल ज़बान में अगर मैं आपको बोलूँ तो लेटर्स की मदद से वर्ड्स को बनाना या वर्ड्स को तरतीब देना। अब अगर आप ये तसव्वुर करें कि फोनेटिक्स अगर एक कंट्री है तो फोनोलॉजी उस कंट्री का एक शहर है, यानी उस कंट्री की सिर्फ एक सिटी है। फोनेटिक्स फोनोलॉजी की निस्बत एक बहुत ही ज़्यादा वसी ब्रांच है जिसमें एक एक लेटर्स और उसके फिर हर तरह के वेरिएंट को अलहदा से स्टडी किया जाता है। जबकि फोनोलॉजी में अगर दो लेटर्स की आवाज़ सेम है तो उन लेटर्स को एक ही समझा जाता है, यानी कि जिस तरह से इंग्लिश के दो लेटर्स, एक सी लेटर है और एक लेटर है के, दोनों की आवाज़ अगर किसी जगह पे सेम तरीके से निकल रही है तो उन दोनों को एक ही फोनीम तस्वुर किया जाएगा और उन दोनों को अलग-अलग स्टडी करने की बजाय उन दोनों से जो आवाज़ यानी क की आवाज़ जो निकलती है दोनों को प्रोनाउंस करते वक्त, उस आवाज़ को स्टडी किया जाएगा और इस तरह इन सारी आवाज़ों से मिलकर किस तरह से वर्ड्स को बनाया जाता है। फोनोलॉजी टोटली इसी चीज़ के साथ डील करती है। class, pack, call. तीसरा एलिमेंट है मॉर्फोलॉजी। तो जब फोनोलॉजी में लेटर्स की मदद से वर्ड्स को तरतीब दे दिया जाता है, यानी वर्ड्स बना लिए जाते हैं, तो फिर उन वर्ड्स की स्टडी को मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। इसमें बहुत ही बेसिक लेवल पे वर्ड्स को स्टडी किया जाता है, यानी कि एक वर्ड की मदद से दूसरे वर्ड्स किस तरह से बनाए जा सकते हैं। मसलन एक्ट एक वर्ड है जिसका मतलब है काम करना या कोई एक्शन करना, तो उस एक वर्ड की मदद से आगे और कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, यानी उसके साथ सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस लगा के नए वर्ड को किस तरह से बनाया जाता है, यही सारी चीज़ें मॉर्फोलॉजी में देखी जाती हैं। अब मसलन एक्ट के आगे अगर हम सफिक्स ER लगा देंगे तो वो एक नया वर्ड बन जाएगा, यानी एक्टर। अगर उसके आगे हम ING लगाएंगे तो वो फिर से एक नया वर्ड बन जाएगा, एक्टिंग। अगर उसके सामने हम ION लगाएंगे तो वो एक्शन बन जाएगा। इसी तरह उससे पहले अगर हम प्रीफिक्स इंटर लगाएंगे
तो वो इंटरैक्ट बन जाएगा। तो इसी तरह से प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस और स्टेम्स और रूट वर्ड्स वगैरह को यूज़ करके उनसे नए वर्ड्स को तरतीब देने का इल्म मॉर्फोलॉजी कहलाता है। अब जब मॉर्फोलॉजी की मदद से एक वर्ड से दूसरे वर्ड और दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा इस तरह वर्ड से दूसरे वर्ड्स बनाए जाते हैं और जब ये अमल कंप्लीट हो जाता है तो फिर आता है अगला स्टेप, यानी लैंग्वेज का अगला एलिमेंट सिंटैक्स। मॉर्फोलॉजी में जो भी जितने भी वर्ड्स बनाए गए थे, अब उन वर्ड्स को फॉर्म करके एक सेंटेंस की शक्ल में तरतीब देना, इस चीज़ को सिंटैक्स बोलते हैं। ये बेसिकली वही ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं जिनको हम बचपन से स्टडी करते आ रहे हैं, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो सिंटैक्स बेसिकली इसी चीज़ का अमल है कि वर्ड्स की मदद से सेंटेंस को किस तरह से तरतीब देना है या 2 या 3 डिफरेंट सेंटेंसेस को आपस में किस तरह कंबाइन करना है। तो ये सारी चीज़ें सिंटैक्स में देखी जाती हैं। अब हम बढ़ते हैं लैंग्वेज के 5वें एलिमेंट यानी सिमेंटिक्स की तरफ। तो सिमेंटिक्स बेसिकली क्या है? सिमेंटिक्स में हम जितने भी सेंटेंसेस बोलते हैं तो हम वो सेंटेंसेस जिस इंसान को बोलते हैं या कोई अगर हमारे साथ बात करते हुए वो सेंटेंसेस बोलता है तो उसकी बात को हम किस तरह से समझ लेते हैं, इस चीज़ को स्टडी किया जाता है सिमेंटिक्स में। मसलन कई दफ़ा एक ही लैंग्वेज में एक ही वर्ड के 2-3 मीनिंग्स होते हैं, तो हम अगर किसी बंदे को वो सेम वर्ड बोलते हैं तो वो उसका मीनिंग किस तरह से लेता है, यानी कि वो किस तरह से समझ जाता है कि इस वर्ड का इसने इस जगह पे ये वाला मतलब यूज़ किया है। मसलन इंग्लिश का एक बहुत ही सिंपल वर्ड है बैंक, जिसमें हम अपने पैसे वगैरह जमा कराते हैं। तो एक तो वो बैंक होता है, इसके अलावा दरिया या किसी जगह के किनारे को भी बैंक ही बोलते हैं। तो अगर कोई बात करने वाला इस वर्ड का यूज़ करता है और साथ में एक्सप्लेन नहीं भी करता कि उसने किस बैंक के बारे में बात की है, लेकिन उसके कंटेक्स्ट और उसकी बातों से अगला बंदा फिर भी समझ जाता है कि इसने इस टाइम पर कौन से वाले बैंक के बारे में बात की है। तो सिमेंटिक्स बेसिकली इसी चीज़ की स्टडी है कि अगला बंदा हमारे बोले हुए सेंटेंसेस को किस तरह से अच्छे से समझ लेता है। फिर 6ठे नंबर पे आता है प्रैग्मेटिक्स। इसको लैंग्वेज के एक अलग एलिमेंट के तौर पर भी स्टडी किया जाता है और इसको सिमेंटिक की एक सब कैटेगरी के तौर पर भी स्टडी किया जाता है। अब सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स में ज़्यादा फ़र्क है नहीं। सिमेंटिक्स में भी यही देखा जाता है कि अगला बंदा हमारी बात का मीनिंग किस तरह से इतनी आसानी से या इतने अच्छे से समझ लेता है। तो प्रैग्मेटिक्स में भी बेसिकली यही चीज़ होती है कि अगर कोई सेंटेंस बोला गया है तो उसका लिटरल मीनिंग क्या है और समझने वाले ने उसका मीनिंग क्या समझा है। हम जिस तरह से इडियम्स को यूज़ करते हैं, यानी कि इंग्लिश का एक इडियम है किक द बकेट, जिसका मतलब होता है टू डाई यानी मर जाना। तो अगर बात करने वाला इस इडियम को यूज़ करता है तो सामने वाला समझ जाता है कि इसने जो यहाँ किक द बकेट बोला है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाल्टी को लात मारनी है, ये अपने या किसी के मरने के बारे में बात कर रहा है। और दूसरा ये कि अगर मिसाल के तौर पे आपने किसी बंदे को कोई काम बोला है और उसने आपको बताया कि यार मैं आपका ये काम संडे वाले दिन करूँगा, और संडे वाले दिन आप सुबह सुबह उसको टेक्स्ट करते हो और लिखते हो कि दिस इज़ संडे या टुडे इज़ संडे, तो इसका मतलब उसको समझ में आ जाएगा कि आपने उसको जो काम बोला था आप उसको उस काम के बारे में याद करवा रहे हैं, ना कि वो उसको एक नॉर्मल तरीके से लेगा और ये समझेगा कि आप उसको ये बता रहे हैं कि आज संडे है। सेम इसी तरह अगर कोई आपसे ग्रीटिंग करते हुए आपसे हाउ आर यू बोलता है या आपसे बोलता है कि क्या हाल है, तो अगर आपकी तबीयत कई दफ़ा ठीक नहीं भी होती तब भी आप ये कह देते हो कि हाँ ठीक हूँ, क्योंकि आपको पता है कि उसका मतलब सिर्फ ग्रीटिंग्स से है, यानी कि वो सिर्फ सलाम दुआ कर रहा है, ना कि वो बाकायदा तौर पर यह जानना चाहता है कि आपकी तबीयत इस वक्त कैसी है। अब बेसिकली तो इसके मेन टॉपिक्स यही 6 हैं, लेकिन इसके अलावा एक और टॉपिक्स को भी स्टडी किया जाता है जो कि है डिस्कोर्स। डिस्कोर्स में बेसिकली अलग-अलग सेंटेंस को स्टडी नहीं किया जाता कि सेंटेंस बोला किस तरह से जाता है या सेंटेंस को अगला बंदा किस तरीके से समझ रहा है, बल्कि डिस्कोर्स में पूरी कंप्लीट बात को स्टडी किया जाता है कि मैं जिस टॉपिक पे अभी आपसे बात कर रहा हूँ मैंने वो पूरा टॉपिक आपको किस तरीके से समझाया है, मैंने किस तरीके से मुख्तलिफ सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा है और फिर किस तरह से अपनी एक कंप्लीट बात आप तक पहुँचाई है और आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझाया है। तो डिस्कोर्स में बेसिकली इसी तरह से पूरे पैराग्राफ या पूरी बात को स्टडी किया जाता है कि किस तरह से मुख्तलिफ सेंटेंसेस को जोड़कर कोई बंदा एक टॉपिक पर अपनी पूरी बात किस तरह से दूसरे तक पहुँचाता है।
तो आई होप कि अब लैंग्वेज के ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ चुके हैं। मैंने आपको अभी इनका सिर्फ बेसिक काम बताया है कि इनमें बेसिकली क्या होता है। आगे इन सब में मज़ीद इन सब की मुख्तलिफ शाखें और मुख्तलिफ टाइप्स हैं और मज़ीद काफ़ी सारी डिटेल मौजूद है। ये टॉपिक्स जिनके सिलेबस में होंगे उनको पता होगा कि ये कितने ज़्यादा वसी टॉपिक्स हैं और इनमें कितना ज़्यादा डेटा है। अगर आप लोगों ने कहा तो मैं आपको इन सारे टॉपिक्स पर अलग-अलग से भी एक वीडियो बना के डिटेल्स के साथ फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, सिंटैक्स, मॉर्फोलॉजी और ये सेमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स वगैरह कंप्लीटली डिटेल के साथ आपको समझा दूंगा। फिलहाल ये होप करते हुए कि आपको एटलीस्ट इन सारे के सारे लैंग्वेज एलिमेंट्स के बारे में बेसिक नॉलेज आ चुका है। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं अब आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।